गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मैं चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल मेंस अब कॉर्नर पे है। तो और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि जीके का टॉपिक है, जिससे आपको इस बार न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें इस 25 क्वेश्चंस में से अपना फुल ट्राई करना है कि जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन हम लोग बना सकें। इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग कुछ सेट्स डिस्कस करेंगे जीके के। और साथ साथ में हर एक वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हर एक एस्पेक्ट्स के हम लोग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन रखा है। 25 की जगह मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन रखा है। अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो मैं हर रोज़ आपके लिए 25 क्वेश्चन के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट लाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो उसे जाकर डाउनलोड ज़रूर कर लेना और साथ साथ उसको रिवाइज कर लेना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। ओके, सो मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी owed his inspiration for civil disobedience movement and non payment of taxes from। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, आपको उनके बारे में जानना है क्योंकि एग्जामिनेशन में वो एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। अब सिविल डिसोबीडियंस 1930 में लॉन्च किया गया था। इसे हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं। तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसका इंस्पिरेशन, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं। हम लोग जो है ब्रिटिशर्स को, जो हम लोगों ने किया था, ब्रिटिशर्स का कोई बात को नहीं मानना है और बिना वायलेंस के हम लोग को डिसओबे करना है उनके। और कोई भी उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई उनका काम जो होता है कुछ नहीं करना है। दैट इज वाज सिविल डिसोबीडियंस। और इसका आइडिया कहाँ से आया था इनको? थ्योरो से, लियो टॉल्स्टॉय से, जॉन रस्किन से, गोपाल कृष्ण गोखले से। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थ्योरो। थ्योरो के द्वारा ये आइडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दिया गया था और उससे इंस्पायर हो गांधी जी ने ये काम किया था। आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, इसे हम लोग डांडी मार्च कहते हैं। डांडी मार्च में एक्चुअली में साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक, डांडी एक कोस्टल टाउन है गुजरात का, 375 किलोमीटर्स का जर्नी तय करके पैदल ये डांडी मार्च किया था। इसे हम लोग नमक कर आंदोलन भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। ओके, इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज सॉल्ट सत्याग्रह। 78 मेंबर्स थे। ये क्वेश्चन भी आता है कितने मेंबर्स के साथ किया गया था डांडी मार्च? तो 78 मेंबर्स, साबरमती आश्रम से डांडी तक। और इसी के बाद एक्चुअली में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहाँ डांडी पे पहुँचे, वहाँ से वो लोग ने अपने से नमक बनाया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी अपने रेस चल रहा था। उसके बाद ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में, जिसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था। ओके, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्ट लिया था, 1931 उसका डेट था। इसमें इसको हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। उसको उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था इरविन। ओके, अच्छा ये जो है मैं आपको अगर एक और क्वेश्चन पूछ दूं कि ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पढ़ लिए थे, क्या आपको आप बता सकते हो मुझे कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्ट लिया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन दैट इज B.R. अम्बेडकर, उन्होंने पार्ट लिया था। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे टॉल्स्टॉय आश्रम भी उन्होंने बनाया था और लियो टॉल्स्टॉय के काफ़ी बड़े फॉलोअर थे वो। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो इंडिया में आया वो किसके द्वारा आया, वो किसने स्टार्ट किया? तिलक जी ने, राजा राम मोहन रॉय ने, जेम्स हिकी ने, या विलियम बेंटिक ने? तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज J.A. हिकी, जेम्स हिकी। ओके, इन्होंने पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। इसके अलावा आपको ये पूछा जाता है कि केसरी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो केसरी भैया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, संवाद कुमुदी।
संवाद कुमुदी एक आर्टिकल, एक जर्नल जो कि राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, संवाद कुमुदी। ये बंगाली भाषा में और एक और पर्शियन भाषा में इन्होंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर। ओके, राजा राम मोहन रॉय ने। और विलियम बेंटिक ही एक वो इंसान थे जिन्होंने सती प्रथा और विडो डी मैरिज एक्ट स्टार्ट किया था, सती प्रथा को एबॉलिश करवाया था और विडो डी मैरिज एक्ट पास हुआ था इन्हीं के समय में, विलियम बेंटिक के समय में। ओके, नाउ नेशनल वुमेंस डे। नेशनल वुमेंस डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 11, 12, 13 या 14? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 13 फेब। 13 फेब को सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे, और सरोजिनी नायडू जी को हम लोग मानते हैं नाइट एंगल ऑफ इंडिया, नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहते हैं। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि कांग्रेस सेशन को अध्यक्ष की थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी वाज सरोजिनी नायडू। 1925 दैट इज कानपुर सेशन, कानपुर जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है, उस वहाँ पे आपको 1925 में सरोजिनी नायडू जी के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार कोई इंडियन महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया था वो थी सरोजिनी नायडू। इसके अलावा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन होगी? तो वो होंगी आपको एनी बेसेंट। वो कौन होंगी? आपको एनी बेसेंट होंगी, एनी बेसेंट। ओके, वो एनी बेसेंट है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार? अब रिसेंटली 13 स्टेट्स के 13 स्टेट्स में आपको गवर्नर चेंज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स में, कि कहाँ के गवर्नर चेंज किए। एक बार आपको इसका लिस्ट जरूर देखना है। ओके, सो अभी हम बात करते हैं बिहार के गवर्नर। किसे अपॉइंट किया गया बिहार गवर्नर का? रमेश व्यास, भगत सिंह कोश्यारी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर या फागू चौहान? तो इसका आंसर मैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब बनाया गया है, राजेश विश्वनाथ अर्लेकर जी को बनाया गया है। इनसे पहले फागू चौहान जी क्या थे? आपको गवर्नर ऑफ बिहार थे। गवर्नर जो है वो आर्टिकल 156 के तहत आपको बोला गया है कि इंडिया में क्या होगा? गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा। और गवर्नमेंट जो अपॉइंटेड होते हैं वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो किए जाते हैं अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट जैसे अभी की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को अपॉइंट किया गया एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to India exports when the Indian rupees is devalued? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इंडियन रुपीस का वैल्यू गिर जाए या डिवैल्यू किया जाए, अपने से भी किया जाता है, जैसे सपोज कि अभी अगर डॉलर का दाम 70 रुपये 80 रुपये चल रहा है और अब आगे जाकर के एक डॉलर का दाम हो गया 100 रुपये, तो क्या हो गया? हमारा जो इंडियन रुपीस का वैल्यू है वो डिवैल्यू हो गया, वो गिर चुका है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यू होना। ठीक है, तो अगर डिवैल्यू हो जाए इंडियन रुपीस तो एक्सपोर्ट्स में क्या असर पड़ेगा? क्या एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा? क्या एक्सपोर्ट का प्राइस घटेगा? क्या एक्सपोर्ट सेम रहेगा या कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, या नो, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे या अगर आपने इस पर दिमाग लगाया हो तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर को दे सकते हो। तो एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा? एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर। सपोज कि अभी आपका दाम 100 रुपये है, 100 रुपये में, और वो $1 दाम है। ठीक है, अगर दाम जो है रुपीस का दाम घट गया, तो अगर दाम रुपीस का घट जाएगा इन कंपेरिजन टू डॉलर, तो जो आप एक्सपोर्ट करोगे, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो वो सस्ता एक्सपोर्ट होगा, वो सस्ता एक्सपोर्ट होगा। और वो जब जाएगा वहाँ पर सस्ता दाम पे जाएगा, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट जो होगा वो चीपर हो जाएगा। और ये काफ़ी बार किया भी जाता है, डीवैल्यू किया भी जाता है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग एक्सपोर्ट डेफिसिट में चल रहे हैं तो एक्सपोर्ट को सरप्लस करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है कि रुपीस को या फिर कोई वैल्यू को डीवैल्यू किया जाता है। और ये चाइना काफ़ी बार करता है, अपने पैसे को डीवैल्यू करके एक्सपोर्ट्स को अपना बढ़ा देता है। तो ये चाइना की पॉलिसी है। ओके, और क्या आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में कि जब आपका जो एक्सपोर्ट जो होता है वो घट जाता है तो ये इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हाँ, तो मैंने आपको बताया इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा इससे इम्पैक्ट? ट्रेड जो होगा वो आपको बढ़ेगा। आप मुझे ये बता सकते हो कि ट्रेड जो है हम लोग अभी सरप्लस, किसके साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस में, किस देश का हम लोग ट्रेड सरप्लस में रहे हैं? एक बड़ा कंट्री है, तो आपको याद रखना है कि वो यूएसए है। यूएसए के साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस में है और चाइना के साथ हम लोग ट्रेड डेफिसिट में है। ओके,
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में है, अगर महंगाई है, इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति, जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, महंगाई, सिंपल भाषा में महंगाई अगर है, तो भैया आरबीआई के द्वारा क्या स्टेप लिया जाए? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? रेपो रेट को घटा दिया जाए, एसएलआर को सेम रखा जाए, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, सीआरआर को इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ये चार ऑप्शन है। तो मैं अभी आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर के बारे में बताऊंगा तो नहीं, इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। देखो, अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे ना हम लोग, अगर रेपो रेट डिक्रीज कर देंगे तो भैया लोन सस्ते दाम पे मिलेंगे, और अगर लोन सस्ते दाम पे मिलेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसे हाथ में आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो रेपो रेट डिक्रीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एसएलआर को सेम रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिसमें आरबीआई जो होता है वो लोन लेता है आपको बैंकों से। अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो बैंक तो क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे तो बैंक क्या करेंगे, अपने पैसे पार्क करेंगे, है कि नहीं? तो ये भी ऑप्शन आपका गलती होगा। सीआरआर को इंक्रीज करना, ये बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। सीआरआर अगर इंक्रीज, कैश रिजर्व रेशियो अगर इंक्रीज किया जाए, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, आपको गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स आपको जो आरबीआई में बैंकों के द्वारा कुछ अमाउंट पैसा रखना पड़ता है, तो वो एनडीटीएल, उसके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का कुछ परसेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी सीआरआर जो प्रेजेंट में है वो 4.5% है। सपोज कि सीआरआर को बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा अमाउंट जो होगा वो रखना पड़ेगा कहाँ पे आपको, ज़्यादा अमाउंट आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। जब ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा तो कम अमाउंट पे आप लोन दे सकते हो। जब कम अमाउंट पे अगर आप लोन दोगे तो भैया आप जो है पैसे कम आएंगे, आप पैसे मतलब ज़्यादा रेट पे होगा इंटरेस्ट, और पैसे कम आने वाले हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो इन्फ्लेशन होगा वो कंट्रोल होगा। तो सीआरआर इंक्रीज किया जाएगा तभी ये इसका सही आंसर होगा। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नाउ कमचटका पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। तो वो किस जगह पे है? तो भैया अभी रशिया यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना संभव ही है। तो इसका आंसर है रशिया। कमचटका पेनिनसुला जो है वो रशिया में काफ़ी बड़ा सोर्स है, आपको काफ़ी बड़ा सोर्स है आपको नेचुरल गैस का। और क्योंकि आपको पता है कि एक पाइपलाइन जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पाइपलाइन, आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, नॉर्थ पाइपलाइन, जिसके द्वारा गैस जो नेचुरल गैस होता है वो रशिया से आपको जाती है कहाँ पे, आपको यूरोप में। तो ये पाइपलाइन में आप बोला जा रहा था कि ये पाइपलाइन को रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है? तो ये कमचटका पेनिनसुला जो है ना, यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिसोर्स है आपको नेचुरल रिसोर्स का, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर क्या अगर रशिया की बात आई है तो क्या आप मुझे बता सकते हो सबसे बड़ा जो रेलवे लाइन है वो रशिया से ही आता है? मतलब क्योंकि रशिया सबसे बड़ा आपको एरिया में फैला हुआ है, तो उसके सबसे आखिरी इलाका जो व्लादिवोस्तोक है, वहाँ से लेकर के मॉस्को तक के लिए एक ट्रेन रूट जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा, इससे हम लोग कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहते हैं। तो ये व्लादिवोस्टोक से लेकर के आपको मॉस्को जाती है, सबसे बड़ी है। और आपको पता होना चाहिए कि दो ही कंट्री ऐसा है जो कि दो कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है, एक यूरोप में भी और एक एशिया में भी। और वो दो कंट्री का नाम है, एक का नाम है रशिया और एक का नाम आपको क्या है, एक का नाम है टर्की। ओके, अगर मैं आपको बात करूं जापान की, जापान कैपिटल है टोक्यो, रसिया मॉस्को, मेक्सिको मेक्सिको सिटी, और इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसका कैपिटल क्या है आपको, क्यूटो। ओके, अभी इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी गंगा का पार्ट है? शंख रिवर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, या बराकर रिवर? तो ये आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा रिवर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती हैं, ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आपको मिलेंगी। शंख, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल या बराकर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल जो है वो ट्रिब्यूटरी है आपको गंगा की। शंख रिवर साउथ कोयल ट्रिब्यूटरी है, साउथ कोयल ब्रह्मणी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और बराकर रिवर दामोदर नदी की सहायक नदी है। ओके, नॉर्थ कोयल होगा इसका आंसर। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सैफरन का, सैफरन केसर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है भाई? स्पेन, ग्रीस, इंडिया, इराक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इराक। इराक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपको सैफरन का। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इराक जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, और इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी बड़ी संभावना है। इनमें से कौन सा कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज को हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं? पोस्टमार्टम आपको पता होगा
कुछ रिट्स होते हैं, आपको कुछ रिट्स आपको सुप्रीम कोर्ट जी इशू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। ये रिट जो है वो आर्टिकल 32 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगर कोई भी तरह से हम लोग फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो हम लोग रिट इशू करेंगे। और रिट जो होते हैं वो क्या कौन कौन से हैं, तो प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, सर्टियोरिटी। ओके, तो ये सब हमारे रिट्स हैं। तो इनमें से पोस्टमार्टम किसे कहते हैं, तो इसमें पोस्टमार्टम कहते हैं हम लोग क्वो वारंटो को। क्या कहते हैं हम लोग, क्वो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। सपोज ये ज़्यादातर कब यूज़ होता है आपको, कि आपकी क्या अथॉरिटी है इस काम को करने के लिए। सपोज कोई आदमी पुलिस में आपको चले गया और वो जो है वो पुलिस वाला है ही नहीं, वो कभी एग्जामिनेशन पास ही नहीं किया है और वो फेक डॉक्यूमेंट से, फेक तरीके से वो चले गया है, तो कोर्ट कभी भी अपने अथॉरिटी को यूज़ करके वो क्या बोल सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो उसमें क्वो वारंटो लगता है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हैबेस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी। कोई भी इंसान को आपको पता होगा, कोई भी इंसान को बिना एक दिन तक मैक्सिमम 24 आवर्स तक ही जेल रखा जाता है, उसके बाद आपको कोर्ट में पेशी करनी पड़ती है। तो अगर वो नहीं हो रहा है पेशी, तो हैबेस कॉर्पस जो होंगे फैमिली मेंबर आपको इशू करेंगे और कोर्ट बोलेगा कि भैया आप किसी भी कीमत मुझे उस आदमी को कोर्ट में पेश करिए। और अगर नहीं होगा तो वो आपके पुलिस पे चार्जेस लगेंगे। ओके, दैट इज हैबेस कॉर्पस। तो ये आपको 5 क्या होते हैं, आपको रिट्स होते हैं। तो अब मैं इस पर एक काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, नाउ किस एक्ट के तहत पंचायती राज सिस्टम आया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में आया है, 44, 73, 74, 42। इसका आंसर है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज आया। और ये तीनों जो ऑप्शन है 44, 74 और 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44th में राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट से और लीगल राइट्स में डाला गया था। 74 से म्यूनसिपैलिटी सिस्टम को लाया गया है। और 42nd को हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 1976 का एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसे हम लोग कहते हैं लघु संविधान, क्योंकि इसमें इकलौती बार प्रियम्बल में जो चेंजेस आया है, पहली बार या इकलौती बार जो प्रियम्बल में चेंज आया है वो आया है आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बढ़ाया गया, DPSPs में चेंज आया। ओके, तो काफ़ी कुछ इस चीज़ में हुआ है। और हमारे जो संविधान था, ओरिजिनल संविधान था, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड नहीं था। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये 3 वर्ड को ऐड किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अब अगला क्वेश्चन, एल्गी और फंगी जिसे हम लोग कहते हैं लाइकन, ये इसके इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेटिज्म, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म या कन्वर्जन। तो इसका आंसर है म्यूचुअलिज्म। इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। देखिए, इसे हम लोग म्यूचुअलिज्म के अलावा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें दोनों को प्रॉफिट हो, जिसमें हम लोग का दोनों प्रॉफिट हो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक होता है पैरासाइट या पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक को तो भैया ये मिलता है, प्रॉफिट होता है, और एक को नुकसान होता है। कमेंसलिज्म एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक को प्रॉफिट मिलता है और दूसरे को कोई कुछ नहीं, न्यूट्रल। जैसे आप देखे होंगे, इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कमेंसलिज्म का। जैसे एग्जांपल में आपको है काव और क्रो, या आपका मैना, कोई भी। तो होता क्या है कि काव के ऊपर बैठती है चिड़िया और काव के ऊपर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसे खाती है। तो एक्चुअली में काव को इससे क्या हो रहा है, काव को इससे ज़रा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है और उसको इससे फ़ायदा हो रहा है आपको। ओके, उससे क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये कमेंसलिज्म का एक एग्जाम्पल है। दूसरा आदमी न्यूट्रल है, उसको उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से, तो उसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंसलिज्म बोलते हैं। एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन्स दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें आपको दोनों को प्रॉफिट होता है, जिसमें आपको दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब जैसे कि कमेंसलिज्म का एक एग्जांपल है, जैसे कि शार्क वगैरह पे कुछ मछलियाँ उसके गिल्स वगैरह के आसपास रहती हैं, उनके ऊपर रहती है, तो उससे उसको शेल्टर मिलता है फिश को, और शार्क को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दैट इज कमेंसलिज्म। ओके, जहाँ पे एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और पैरासाइट में क्या होता है, एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो लीचेस जो होती हैं काव के ऊपर, क्या करती हैं, काव के खून को चूसती हैं, तो काव को नुकसान होता है उससे और लीचेस को उससे फायदा होता है। दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक। ओके, ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन लिम्फोसाइट बनाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, WBCs।
ठीक है। WBC को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ओके, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो कौन बनाता है, आपको बोन मैरो। अच्छा, आरबीसी कहाँ मरता, कहाँ पे आरबीसी, आपको पता होगा आरबीसी कहाँ मरता है, तो आरबीसी जो है वो स्प्लीन या फिर लिवर में मरता है, स्प्लीन या लिवर में मरता है आपको आरबीसी। ओके, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और हम लोग प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, नाउ इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कौन सा करेक्टली मैच है, टेटनस बीसीजी, मलेरिया क्लोरोक्विन, स्कर्वी थायमीन, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस। तो भैया आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया क्लोरोक्विन। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्लोरोक्विन दवाई का यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है बीसीजी, और टेटनस के लिए है एटीएस। तो ये अपोजिट अपोजिट आपको है। ओके, और स्कर्वी जो है थायमीन से नहीं, स्कर्वी विटामिन सी से होता है। ओके, और थायमीन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स है, तो दैट इज नॉट ऑफ स्कर्वी। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, आपको करेक्टली मैच आपको एक ही मलेरिया, दैट इज क्लोरोक्विन। ओके, नो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है कवरताल लेक, जो कि बिहार में पड़ता है। आपको कवरताल लेक एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब आपको रिवर से वो अलग हो जाता है, इस तरह का आप देखे होगे स्ट्रक्चर, जब वो कट जाता है रिवर से और अलग लेक बन जाता है, तो एक सी शेप का, एक यू शेप का रिवर बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो कवरताल सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। कुशेश्वर लेक जो है वो बिहार में है, चिल्का लेक उड़ीसा में, पहला रामसर साइट्स भी है, अनुपम लेक जो है वो भी बिहार में। ये एक क्वेश्चन आया था आपको बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, अनुपम लेक ये किस स्टेट में आता है, तो ये बिहार में है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए हों। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना अपने थॉट्स को, और साथ साथ कमेंट ज़रूर करना और बोलना मुझे क्या मैं इस तरह से और वीडियो बनाऊँ, क्या 15 क्वेश्चन रखूँ या 25 क्वेश्चन कर दूँ या 20 क्वेश्चन कर दूँ, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। उसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ वीडियो को अपलोड करूँ, हर एक सेट के लिए अपलोड करूँ। थैंक यू, जय हिंद।